हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम 1898 में नावाची ने फ्रिटिलेरिया और लीलियम पादपों में की। ठीक है ना। तो सबसे पहले द्विनिषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम 1898 में नावाची ने फ्रिटिलेरिया व लीलियम पादपों में किया। सबसे पहले द्विनिषेचन का अध्ययन नावाची ने 1898 के अंदर फ्रिटिलेरिया और लीलियम पादपों में किया गया। द्विनिषेचन आवर्तबीजी पादपों का प्रमुख गुण है, यानी कि यह आवर्तबीजी पादपों में होता है। द्विनिषेचन आवर्तबीजी पादपों का प्रमुख गुण है। क्या होता है द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन? तो देखिए, जब पराग नलिका भ्रूणकोश की अपहासित सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, जब पराग नलिका भ्रूणकोश की अपहासित सहायक कोशिका में प्रवेश करती है तो उसके बाद ये दो नर युग्मकों को विमुक्त करती है सहायक कोशिका में, और उसके बाद दो प्रकार की क्रियाएं होती है। उसके बाद इस भ्रूणकोश के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होता है सत्यनिषेचन और दूसरा होता है त्रिक संलयन। ठीक है ना। तो किस प्रकार से होता है देखिए, जब पराग नलिका सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद दो नर युग्मक विमुक्त करती हैं। उसके बाद दो प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी दो प्रक्रियाएं होती हैं? देखिए, नंबर एक सत्यनिषेचन, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन जिसे वास्तविक निषेचन कहते हैं, वास्तविक निषेचन भी कहते हैं, जिसे प्रथम निषेचन भी कहते हैं। ट्रू फर्टिलाइजेशन, और दूसरी जो घटना होती है वो होती है त्रिक संलयन,
सबसे पहले अपन देखते हैं कि सत्य निषेचन क्या है। नंबर 1, सत्य निषेचन क्या होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब पराग नलिका भ्रूण कोश की अपहासित सहायक कोशिका में प्रवेश करती है तो इस अपहासित सहायक कोशिका में 2 युग्मकों को विमुक्त करती है, 2 नर युग्मकों को विमुक्त करती है। ये 2 नर युग्मक जो हैं वो 2 कोशिकाओं से संलयन करते हैं, 2 कोशिकाओं से संयोजित होते हैं। तो इनमें से एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से संयोजित होता है और द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण करता है, और ये निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, सत्य निषेचन कहलाती है। ठीक है, युग्मक संलयन कहलाती है, वास्तविक निषेचन कहलाती है, प्रथम निषेचन कहलाती है। यानी कि एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण करता है, और ये युग्मनज परिवर्धन करता हुआ भ्रूण का निर्माण करता है। यानी कि भ्रूण का निर्माण जो है वो किससे होता है, युग्मनज से होता है। ये क्या है, ये युग्मनज है, युग्मनज, जाइगोट। ये कैसा है, द्विगुणित है। ठीक है ना। एक नर युग्मक किससे संयोजित हो गया, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित हो गया, और ये निषेचन की क्रिया सत्य निषेचन कहलाती है। सत्य निषेचन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। सत्य निषेचन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। क्या होता है सत्य निषेचन में, एक नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित होकर द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है, और इस जाइगोट के परिवर्धन के द्वारा भ्रूण बनता है। इस जिसके परिवर्धन द्वारा भ्रूण बनता है, भ्रूण एम्ब्रियो बनता है। तो भ्रूण का निर्माण जो होता है वो युग्मनज से होता है, और युग्मनज का निर्माण जो होता है वो सत्य निषेचन से होता है। युग्मनज का निर्माण किससे होता है, सत्य निषेचन से होता है, यानी कि प्रथम निषेचन से होता है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ आरेख बनाता हूँ, सत्य निषेचन का आरेख। सत्य निषेचन का आरेख देखिए किस प्रकार से होता है। एक नर युग्मक कैसा है, अगुणित है। किसके साथ में निषेचन क्रिया होती है, एक मादा युग्मक के साथ में, एक मादा युग्मक यानी अंड कोशिका के साथ में क्या होता है, संयोजित होता है।
कैसी है? अगुणित है। और इनमें जब निषेचन की क्रिया होती है, इनमें क्या होती है, दोनों में जब निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि क्या होता है, सत्य निषेचन होता है, तो क्या बनता है, एक द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज। जिसे युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। कैसा है ये? यह द्विगुणित होता है और इसके परिवर्धन से क्या बनता है, इसके परिवर्धन से भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और ये, ठीक है ना, ये घटना जो होती है वो क्या कहलाती है? सत्य निषेचन कहलाती है। यानी कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक में निषेचन की क्रिया सत्य निषेचन कहलाती है। ठीक है ना। तो सत्य निषेचन क्या हुआ? जैसे ही सत्य निषेचन होता है तो ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं, दोनों सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और यहाँ पर जो निभाग भाग की ओर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिक संलयन क्या है। दूसरी प्रक्रिया त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? देखिए, जब पराग नलिका भ्रूणकोश की अपहासित सहायक कोशिका में प्रवेश करती है तो यहाँ पर दो नर युग्मकों को विमुक्त करती है। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज जाइगोट। सूत्र गुणिता क्या होती है? द्विगुणित। ठीक है। इसे सत्य निषेचन कहा जाता है। और युग्मनज के परिवर्धन से भ्रूण का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दूसरा नर युग्मक जो होता है वो अमीबीय गति करता हुआ या अन्य गति करता हुआ द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। द्वितीयक केंद्रक जो होता है वो केंद्रीय कोशिका में स्थित होता है। द्वितीयक केंद्रक जो होता है वो केंद्रीय कोशिका में स्थित होता है और द्वितीयक केंद्रक का निर्माण दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होता है। इस प्रकार प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है उसमें 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या हो गया? ये हो गया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जब बनता है तब ये केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बदल जाती है और ऐसी स्थिति में ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और ये सहायक कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ये प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं ये अपभ्रष्ट प्रतिमुखी कोशिकाएं और ये अपभ्रष्ट सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। अब ये केंद्रीय कोशिका क्या कहलाती है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के अंदर कितने केंद्रकों का संलयन होता है? तो इनके अंदर 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। कौन से 3 अगुणित केंद्रक होते हैं? देखिए, 2 ध्रुवीय केंद्रक जिससे संलयन के फलस्वरूप द्वितीय केंद्र का निर्माण हुआ और एक नर युग्मक। ठीक है ना। 2 ध्रुवीय केंद्रक जिसके संलयन से द्वितीय केंद्रक यानी कि सलीन केंद्रक बना और इस सलीन केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन हो गया जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है।
क्योंकि इसके अंदर 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसके अंदर 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिक संलयन भी कहते हैं। तो अब ये कोशिका क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब इस भ्रूणकोश के अंदर 2 ही कोशिकाएं होती हैं, एक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और दूसरी युग्मनज, जाइगोट, ठीक है ना। बाकी वाली जो प्रतिमुखी कोशिकाएं 3 होती हैं जो निभागीय सिरे की ओर होती हैं, ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और जब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का विकास होता है, इसका परिवर्धन होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और युग्मनज का परिवर्धन होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। त्रिक संलयन में दूसरा नर केंद्रक, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होकर, द्वितीयक केंद्रक कहाँ है? केंद्रीय कोशिका में। केंद्रीय कोशिका में है। तृतीयक केंद्रक से संयोजित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स का निर्माण करता है, इसमें 3 अगुणित केंद्रकों, कौन कौन से? 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 ध्रुवीय केंद्रकों से द्वितीयक केंद्रक बना, द्वितीयक केंद्रक बना, और एक नर युग्मक, एक नर केंद्रक। 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिक संलयन, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है तो इसके अंदर कितने अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है? 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। कौन से 3? यानी कि द्वितीयक केंद्रक जिसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, यानी कि जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से द्वितीयक केंद्रक बनता है, और एक नर केंद्रक यानी कि नर युग्मक। इनके संलयन से क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है तब ये केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है? केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। और इस समय ये प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। त्रिक संलयन के बाद केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष
कोशिका बन जाती हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती हैं। अब इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का परिवर्धन होता है जिससे भ्रूणपोष बनता है, जिसके परिवर्धन द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म्स का निर्माण होता है। जब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का परिवर्धन होता है जिससे क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। जब युग्मनज का परिवर्तन होता है तब क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है। त्रिक संलयन और सत्य निषेचन में त्रिक संलयन सत्य निषेचन से सामान्यतः पहले होता है, क्योंकि यहाँ बने हुए भ्रूणपोष जो होता है इसका कार्य होता है परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। यानी कि भ्रूणपोष जो बनता है इसका कार्य क्या होता है? परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करना। परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो सामान्यतः त्रिक संलयन सत्य निषेचन से पहले होता है। ठीक है। अब यहाँ अपन देखते हैं त्रिक संलयन का आरेख। त्रिक संलयन का आरेख देखिए, दूसरा नर केंद्रक, दूसरा नर युग्मक कैसा है? अगुणित है। और द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक कहाँ पर है? केंद्रीय कोशिका में। कहाँ है? केंद्रीय कोशिका में। अब इस द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक का क्या हो गया? त्रिक संलयन हो गया। त्रिक संलयन हो गया। और इस त्रिक संलयन से क्या बना? इस त्रिक संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना। इसके अंदर कितने केंद्रकों का संयोजन हुआ? 3 केंद्रकों का संयोजन हुआ। और जिससे ये कोशिका किस में बदल गई? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बदल गई। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और जब इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का परिवर्तन होता है तो किसका निर्माण होता है? तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो ये इसकी सूत्रगुणिता क्या रहेगी? इसकी सूत्रगुणिता है वो त्रिगुणित रहेगी। केंद्रीय कोशिका की सूत्रगुणिता क्या रहेगी? त्रिगुणित रहेगी। और भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या रहेगी? त्रिगुणित रहेगी। ठीक है ना। यह मुख्य बात है कि भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है? तो भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 अगुणित केंद्रक संयोजित होते हैं। 2 ध्रुवीय केंद्रक जिससे द्वितीयक केंद्रक बनता है और एक नर युग्मक। 3 केंद्रकों के संयोजन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक किसके अंदर होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के अंदर होता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से ही भ्रूणपोष बनता है। तो भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता त्रिगुणित होती है। तो इसे कहते हैं त्रिक संलयन। ठीक है। त्रिक संलयन के द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और सत्य निषेचन द्वारा किसका निर्माण होता है? सत्य निषेचन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। द्विनिषेचन का महत्व। क्या होता है? देखिए, नंबर 1, द्विनिषेचन से भ्रूण का निर्माण होता है और द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण
किससे होता है? द्विनिषेचन से होता है। भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? द्विनिषेचन से होता है। भ्रूणपोष के अंदर नर और मादा गुणसूत्र होते हैं, इसलिए संकरण ओज उत्पन्न होता है। भ्रूणपोष के अंदर, भ्रूणपोष में नर व मादा गुणसूत्र होते हैं। जिससे संकरण ओज उत्पन्न होता है। भ्रूणपोष का कार्य क्या है? भ्रूणपोष जो होता है वो परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नंबर 3, द्विनिषेचन से जीव द्रव्य का नवीनीकरण होता है। जीव द्रव्य का नवीनीकरण होता है। नवीनीकरण होता है। तो ये रहता है द्विनिषेचन का महत्व। कौन सा? इससे भ्रूण का निर्माण होता है, इससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के अंदर नर और मादा दोनों गुणसूत्र होते हैं, इसलिए संकरण ओज उत्पन्न होता है और द्विनिषेचन से जीव द्रव्य का नवीनीकरण होता है।